नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि H5N1 किस रोग का वायरस है। ठीक है, ये H5N1 किस रोग का वायरस है। हमारे ऑप्शंस है स्वाइन फ्लू, पोलियो, चेचक, बर्ड फ्लू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बर्ड फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू ये वायरस जो है ये मेनली चिड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, और ये डायरेक्ट इंसानों के अंदर नहीं आता है, इसको मीडियम चाहिए बर्ड। जो इनसे इन्फेक्टेड होते हैं बर्ड, अगर वे किसी तरह इंसानों के संपर्क में आते हैं, जैसे कि उनके बीट द्वारा या उनको खा लिया जाए, तो फिर ये इंसानों में ट्रांसफर हो जाती है। और आजकल हमारे आंध्र प्रदेश और चेन्नई में कुछ मामले इस वायरस के पाए गए हैं, मतलब कि वहां पे बर्ड फ्लू के लक्षण मिले हैं। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वायरस पहली बार 1996 में 1996 में मिला था। ठीक है, 1996 में पहली बार ये मिला था। और कहाँ मिला था? जहां पे अभी तक के ज्यादातर वायरस पाए गए हैं, जैसे कि चाइना ही ज्यादातर ऐसे वायरस चाइना से ही आते हैं। ठीक है, और इसका ओरिजिन भी पहली बार ये 1996 में चाइना में ही मिला था। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी क्या है? हमारे जुकाम, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया। ठीक है, प्रोटोजोआ एक वायरस होता है। ठीक है, जो होता है मलेरिया, जिसके द्वारा मलेरिया होती है। ठीक है, ये एक सिंगल सेल वायरस होता है। और जब कोई भी आदमी इस वायरस से इफेक्टेड होता है तो उसको मलेरिया के उसमें लक्षण दिखते हैं, जैसे नींद न आना, बुखार होना। ये सब जो लक्षण होते हैं वे इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ठीक है, हमारे ऑप्शंस है माइस हिलमैन, एडवर्ड जेनर, लुई पॉस्चर और अयस्तु। ठीक है, तो हमारा रेबीज जो टीका होता है उसकी खोज हमारे किसने की थी? लुई पॉस्चर ने। देखिए, रेबीज क्या होता है? ये एक तरीके का वायरस है जो कुत्तों के काटने के द्वारा होता है। जो कुत्ता किसी इंसान को काटता है, हर कुत्ता नहीं, जो जिसके अंदर रेबीज के वायरस होते हैं वे। आजकल काफी लोग कुत्ता भी पालते हैं, तो ये नहीं कि कोई भी कुत्ता काट ले, क्योंकि जो घर में कुत्ते पाले जाते हैं उनको रेबीज का टीका लगा होता है। वे नहीं, जो आवारा कुत्ते होते हैं या जो इस वायरस से इफेक्टेड होते हैं, जब वे किसी इंसान को काटते हैं तो क्या होता है? आपको रेबीज हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको पानी से डर लगने लगेगा, तेज हवा चलेगी तब भी आपको डर लगने लगेगा, मुंह से लार बहने लगेगा। ठीक है, ये सब जो है ये इसके रेबीज के सिम्टम्स है। और इसकी खोज किसने की थी? लुईस पॉस्चर ने की थी। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पादप ऊतक मतलब प्लांट टिश्यू मेनली दो ही प्रकार के होते हैं, आप सबको ही मालूम होगा, तो इसका आंसर सीधे 2 है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है पेशी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, संयोजिक ऊतक या तांत्रिक ऊतक। ठीक है, तो कौन सा होता है हमारा घाव भरने में? बी, एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे कहीं चोट लग गई, कट गया, हमारे शरीर में घाव हो गया, तो ये एक तरीके का क्या कहता है, घाव पे एक पतली सी लेयर बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो बैक्टीरिया, बाहर के बैक्टीरिया है या जर्म वायरस है, हानिकारक जीवाणु, वे सब हमारे शरीर के अंदर नहीं, उस घाव पे नहीं बैठ पाते वे। ये क्या कहता है? एक ऊतक, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर
हमारे घाव के ऊपर बना देता है, जिससे वे सेफ हो जाता है बाहर की बैक्टीरिया से या बाहर की कोई भी गंदगी हो उससे। ठीक है। आठवां क्या है, सबसे भारी किरण कौन सी है? सबसे हैवी किरण कौन सी है? अल्फा, गामा, अवयक्त या बीटा? तो सबसे हल्की होती है हमारी अल्फा। ठीक है। अगर यही पूछ लिया जाता सबसे भारी होती है अल्फा, अगर सबसे हल्की पूछ लिया जाता तो गामा होती। ठीक है। ये कब होता है? जब सबसे हल्की पूछा जाता है, लेकिन अभी भारी पूछा गया है तो अल्फा होती है। अच्छा, अल्फा का काम क्या होता है? अल्फा किरण का काम होता है, ये हमारा स्मोक डिटेक्टर के काम में आती है। ठीक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जब आग लगती है तो इसका यूज होता है स्मोक डिटेक्टर के लिए। ठीक है। और उसके बाद इसका यूज होता है कैंसर थेरेपी के लिए। ठीक है। कैंसर ट्रीटमेंट में कैंसर के सेल को मारने के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है। तो आज देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ध्वनि किस माध्यम से गमन नहीं करती है? ठीक है। ध्वनि किस माध्यम से गमन नहीं करती है? ठोस, गैस, द्रव और निर्वात। ठीक है। तो इसका आंसर होगा निर्वात। देखिए कैसे, ठोस हो गया, द्रव्य हो गया या गैस हो गया, इस समय पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। जैसे गैस है तो गैस में भी कई प्रकार के गैसों के पार्टिकल्स, एटम्स मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है। और पानी में भी वाटर के होते हैं। ठीक है। तो क्या कहता है, ये उनको एक मीडियम चाहिए होता है। ठीक है। हवा में एटम्स हैं तो बाय उसके वे ट्रेवल करती हैं, लेकिन क्या होता है वैक्यूम में, निर्वात में, वैक्यूम जिसको कहते हैं हम लोग, वहां पे कुछ भी नहीं होता है, ना कोई पार्टिकल होता है ना एटम्स होते हैं, तो कोई मीडियम उनको मिलता ही नहीं जिससे वे ट्रेवल कर पाए, इसलिए वे वहां पे ट्रेवल ही नहीं कर पाती। निर्वात में वे ट्रेवल इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वहां पे उनको कोई मीडियम मिलता ही नहीं है। ठीक है। और ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए, चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम जरूरी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 10वां। रेगिस्तान में मृग तृष्णा किस कारण से होती है? हमारे ऑप्शंस है परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन। तो हमारा आंसर है सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। अच्छा, ये मृग तृष्णा होता क्या है? ये मृग तृष्णा होता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि गर्मी में जब काफी गर्मी पड़ने लगती है, लू चलने लगती है, तो जब आप रोड पे चलते हैं तो आपको लगता है जैसे आगे कहीं पानी भरा हुआ है। ठीक है। और जब आप वहां पहुंचते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं कि कुछ भी नहीं है, खाली जमीन है। ठीक है। तो ये जो भ्रम है एक तरीके का, इसी को कहते हैं मृग तृष्णा। ठीक है। जिसमें हमें ये लगता है कि पानी तो है लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन ऐसी जब किरणें वहां पे पड़ती हैं प्रकाश की, उसके बाद जो वे अपना पैटर्न बनाती हैं उसकी वजह से हमको ये लगता है। ज्यादातर ये रेगिस्तानों में होता है या वहां पे होता है जहाँ का काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो वहां पे हमें ये भ्रम पैदा होता है। ठीक है। आज देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रमाण है। क्या है ये? इसका ऑप्शन क्या है? विवर्तन से, परावर्तन से, अपवर्तन से या ध्रुवण से। तो इसका आंसर होगा ध्रुवण से। कैसे? ध्रुवण से। ठीक है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यह है कि आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन क्या क्या है? कानिया, रेटिना, लेंस की पुतली। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेटिना। ठीक है। रेटिना क्या होता है? हमारे आंख के अंदर होता है, जो सबसे ऊपर काला वाला पार्ट देखा है इसको लेंस कहते हैं। ठीक है। जैसे कैमरों में आपके लेंस होता है, देखते हैं, तो उसी तरह हमारे आंख का भी। लेकिन हमारी जो इमेज बनती है, किसी भी चीज को देखते हैं हम लोग, ये वीडियो ही देख रहे हैं आप, तो इसकी इमेज कहाँ बनती है? आपके रेटिना पे बनती है। ठीक है। और ये कैसी बनती है? ये हमेशा उल्टी बनती है। जैसा हम लोग देख रहे हैं ऐसी इमेज नहीं बनती है, ये हमेशा उल्टी बनती है। फिर हमारा माइंड हमको सिग्नल भेज के इसको सीधा हमको दिखाता है। ठीक है। और जो है ये हमारी आंख भी वैसे ही काम करती है जैसे हमारे मोबाइल के लेंस काम करते हैं। ठीक है। अगर ये रेटिना से आगे पीछे अगर हो जाए
तो फिर वही होता है कि किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता है। जब तक रेटिना पे बनेगी तब तक क्लियर इमेज रहेगा, और आगे पीछे हुई तो फिर हमको चश्मे की जरूरत पड़ जाती है। तेरा क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है एम्पियर। ठीक है, और एम्पियर का फॉर्मूला क्या है, एम्पियर का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, और ये एसआई यूनिट है एम्पियर किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। एम्पियर क्या है, एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किलोवाट मापने की इकाई है, किस चीज की मापने की इकाई है किलोवाट? किलोवाट किसकी है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति या विद्युत विभव, किस चीज की है? यह है विद्युत शक्ति की। किस चीज की है, विद्युत शक्ति की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? चालन के, विकिरण के, सहन के, कि उपयुक्त सभी? सूर्य की जो उष्मा होती है, जो गर्मी होती है, जो रेज होती है, वे हमारे पास तक, हमारे पृथ्वी तक कैसे आती है? ये आती है विकिरण के माध्यम से, मतलब रेडिएशन से। ठीक है, अब सूर्य की जो रोशनी होती है वे काफी दूर से आती है, आपको भी मालूम है। तो ये रोशनी जो है पूरी पूरी हमारे पृथ्वी पे नहीं आती है, इसमें कुछ हानिकारक किरणें भी होती हैं, जैसे गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, और काफी हानिकारक होती हैं किरणें जो हमारे पृथ्वी तक नहीं आती हैं, वे हमारे ओजोन लेयर में ही रुक जाती हैं, हमारे वायुमंडल में ही वे रुक जाती हैं, और वे किरणें हमारे पृथ्वी तक पहुंचती हैं जो कम हानिकारक हैं, जिनसे हमें उतना खतरा नहीं है, जिनसे हमें उतनी क्षति नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 16, बैरोमीटर वर्षा का संकेत देगा जब पाठ्यांक क्या होगा? धीरे धीरे नीचे गिरता है, तेजी से नीचे गिरता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, कि तेजी से ऊपर चढ़ता है? बैरोमीटर कब संकेत देता है वर्षा का? जब वे धीरे धीरे नीचे गिरता है। ठीक है, जो रीडिंग होती है उसकी वे धीरे धीरे नीचे गिरती है, तो हमें पता चलने लगता है कि अब वर्षा होने वाली है। अच्छा, जब तेजी से अगर नीचे गिरता है तो क्या होता है? जब अचानक से रीडिंग जो है, पाठ्यांक बहुत तेजी से नीचे गिरता है, तो क्या होता है, आंधी तूफान के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तब आंधी और तूफान के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये होता है कि हो सकता है इस इलाके में जहां पे उसका पाठ्यांक नीचे गया हुआ है, उस इलाके में हो सकता है बहुत तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश भी हो जाए। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किस जल का घनत्व अधिकतम होता है? घनत्व, डेंसिटी किस चीज जल की होती है? नदी के जल के, कुएं के जल की, वर्षा के जल की, कि समुद्र के जल की? देखिए, घनत्व क्या होता है, पानी का घनत्व लगभग सेम ही होता है जगह, जब तक कि उसमें कुछ मिलाया ना जाए। ठीक है, जैसे, अच्छा पहले आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर होगा समुद्र के जल से। ठीक है, क्यों? क्योंकि समुद्र के जल से क्या होता है कि समुद्र के जल में खारापन होता है। ठीक है, खारापन होता है, नमकीन पानी होता है वहां का। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसका घनत्व बढ़ने से ये होता है कि उसमें कोई भी चीज जैसे डूबती है तो वे समय लेके डूबती है। अगर आपको तैरना नहीं भी आता है तो भी आप उसमें इतनी जल्दी नहीं डूबेंगे जितनी आप नदी, जल या वैसा तालाब के पानियों में डूब जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर यही घनत्व से आप ऐसे समझिए कि जैसे समुद्र में पानी हुए है, अगर आप नॉर्मल भी एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें चीनी मिला दीजिए, ठीक है, या नमक ही मिला दीजिए, तो उसका भी घनत्व बढ़ जाएगा। सादे पानी का घनत्व जहां तक है लगभग सेम ही होता है, जब तक उसमें कुछ मिलाया न जाए। तो समुद्र के जल में नमक मिला होता है, जिसकी वजह से उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिजली के पंखे की गति कैसी होती है? बिजली का पंखा जो ऊपर लगा हुआ होता है, टेबल फैन होता है, सीलिंग फैन होता है, कूलर होते हैं, ये किस गति में घूमते हैं? कैसे घूमते हैं? विद्युत गति से,
अवतः घूर्षण की दोलन। तो ये कैसे घूमते हैं? वृत्तीय गति से। कैसे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये ऐसे घूमते हैं। ठीक है, ऐसे पंखा हमेशा सर्कल में मोशन सर्कल में घूमता है। ठीक है, उसके पंख जो ब्लेड होते हैं वे हमेशा सर्कल में घूमते हैं, न कि ट्रायंगुलर, न कि रेक्टेंगल, न कि ट्रायंगुलर। ठीक है, हमेशा सर्कल में ही घूमते हैं उसके पंखे। तो कैसा मोशन होता है? वृत्तीय मोशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। ये बोला कि जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? जी मतलब ग्रेविटी। कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है, केंद्र पे होता है कि अंतरिक्ष में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवों पे होता है। ठीक है, कहाँ होता है? ध्रुव पे होता है। क्यों होता है? भाई होता तो है, लेकिन क्यों? पृथ्वी तो सब जगह है, तो ध्रुव पे ही ऐसा क्या है कि वहां पे जी का मान ज्यादा हो जाता है? ठीक है, देखिए क्या होता है कि जी का मान ध्रुवों पे होता है आपका, और विद्युत रेखा। ठीक है, ध्रुव पे कितना होता है? ये 9.83 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, ध्रुव पे इतना होता है, और विद्युत रेखा पे होता है 9.78 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, केंद्र पे 0 होता है, और अंतरिक्ष में भी लगभग 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या है कि यहाँ पे इतना डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये लगता होगा छोटा डिफरेंस, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। साइंस की नजरों में देखने में तो काफी छोटा लगता है, पॉइंट में कुछ हल्का सा है, लेकिन साइंस के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, ध्रुवों पे होता क्यों है? क्यों ये होता है? पृथ्वी की बनावट की वजह से। ठीक है, हमारे पृथ्वी गोल ना होके ऊपर और नीचे थोड़ी चिपटी टाइप की है, चपटी है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो सेंटर होता है यहां से, केंद्र से जो दूरी है सतह की, वे कम हो जाती है। ठीक है, जब कम दूरी हो जाती है तो वहां पे जी का मान बढ़ जाता है, जब दूरी ज्यादा हो जाती है तो जी का मान घट जाता है। जैसे जैसे आप सतह के ऊपर जाते हैं, ठीक है, जी का मान नीचे जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप सतह के नीचे जाते हैं, जी का मान बढ़ने लगता है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा होता है कि जब सेंटर पे आप पहुंच जाएंगे तो वहां पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, वहां पे 0 हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यह है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? अश्व शक्ति हॉर्स पावर। ठीक है, ये ऑप्शन है आपका 664 वॉट, 746, 730 कि 540। इसका आंसर होगा 746। आजकल कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लीजिए, चाहे वे बाइक हो, मोटर हो, या कोई व्हीकल ही हो, तो उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कितना हार्स पावर है उसका, कितने हार्स पावर का इंजन लगा हुआ है, कितने हार्स पावर की मोटर लगी हुई है। तो एक हार्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जितना भी आएगा उतना वॉट उसकी पावर है। ठीक है, उसका हॉर्स पावर क्या है, 3 है कि 4 है, ये डिपेंड करता है कि वे कितने वॉट की है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। श्यानता का व्यत्यक्रम व्यत्यक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव, तरलता, कोशिकात्व या शीतलता। तो ये क्या कहलाता है? तरलता। ठीक है, क्या कहलाता है? ये तरलता। ठीक है, श्यानता, श्यानता मतलब गाढ़ापन। गाढ़ापन किस में होगा? ठोस में तो गाढ़ापन होगा नहीं। गाढ़ापन जब भी होगा कोई लिक्विड है उसी में गाढ़ापन होगा। जैसे कहते हैं पेंट रखे थे, काफी गाढ़ा है, इसमें पानी मिला दो तो हल्का हो जाए। ठीक है, तो वे जो गाढ़ापन होता है उसी को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। ठीक है, जैसे मधु
और पानी देख लीजिए, मधु काफी गाढ़ी रहती है, ठीक है, पानी कम होता है। तो ये किसमें होता है? ये ठोस में तो होगा नहीं कि अरे लोहा बहुत गाढ़ा है, लोहा पतला है। पतला मोटाई में हो सकता है, लेकिन उसकी जो चाल है, एक जो उसका नेचर है, वो गाढ़े में नहीं आएगा, ठीक है। कलर उसका गाढ़ा हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कोई कि लोहा गाढ़ा है, हमेशा तरल गाढ़ा होता है। तो तरलता में उसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है केले के छिलके पर फिसलने का कारण होता है, क्या होता है? हम केले के छिलके पर क्यों फिसलते हैं, बताइए। घर्षण कम है, पृष्ठ तनाव कम है, घर्षण अधिक है, कि पृष्ठ तनाव अधिक है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, घर्षण कम है। क्या होता है, जब हम केले के छिलके पे पैर रखते हैं, तो केले का छिलके पे पैर रखने के उपरांत क्या होता है, उसके नीचे वाला हिस्सा जो होता है वह काफी चिकना होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स, जो घर्षण बल लगता है, वह काफी कम लगता है उस पे, जिसकी वजह से पैर फिसल जाता है, ठीक है। पैर क्या, बाइक से भी जा रहे हैं, उसके पे पहिया पड़ गया और ब्रेक मार दिए तो बाइक भी फिसल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे घर्षण बहुत कम हो जाता है, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वे स्लिप कर जाती है। इसी वजह से केले पे लोग गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं आज कंप्लीट, ठीक है। और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी ये लगे कि हाँ, हमने जो आपको बताया वे आपने सीखा, हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं, ना लाइक करने में पैसा लगता है, ना सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है, तो कम से कम ये तो आप कह ही दीजिए। धन्यवाद।